हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 के बारे में। आज का हमारा चैप्टर रहेगा सिविक्स पोल साइंस का दूसरा चैप्टर संघवाद। आज की इस वर्कशीट में टोटल 10+4 यानी 14 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चंस देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो ये वर्कशीट लेंथी रहने वाली है, लेकिन सभी क्वेश्चंस काफ़ी आसान भी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर संघवाद है वो पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 10 दिसंबर 2020। पिछली वर्कशीट में हमने समझने की कोशिश की थी कि ये संघवाद क्या होता है। संघवाद एक शासन व्यवस्था होती है, एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होंगी। यानी कि ये शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकार होगी। जैसे हमारे देश की बात करें तो पूरे देश के लिए केंद्रीय सरकार है, उसके बाद राज्यों के लिए राज्य सरकारें हैं, उसके बाद स्थानीय सरकारें होती है। तो हमारे यहाँ पर कितनी प्रकार की सरकारें? दो से अधिक है। तो हम क्या है? हम एक संघीय देश है। और ये जो संघवाद है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब कि अलग अलग राष्ट्र थे, अलग अलग देश थे, स्वतंत्र थे, वो साथ आकर के एक संघ बना लेते हैं। जैसे यूएसए में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे ब्रिटेन में, तो वहाँ क्या थे? अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने मिलकर के एक यूनियन बना ली, एक संघ बना लिया। तो वो कमिंग टुगेदर संघ है। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मतलब कि एक बड़ा देश है और उसने प्रशासन के लिए, कि प्रशासन की सुविधा हो या देश का एक समान विकास हो, इसके लिए उसने अपने को कुछ राज्य में डिवाइड कर लिया, तो उसे कहेंगे हम होल्डिंग टुगेदर संघ। जैसे कि भारत है, स्पेन है, इसी प्रकार के उदाहरण है। चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में जैसा कि हम अब तक जान चुके हैं कि कुल 14 प्रश्न है, 10+4। जो अंतिम 4 प्रश्न रहेंगे वो सोर्स बेस्ड रहेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है, जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। 3 सूचियां हैं, लेकिन उसके साथ एक चौथी सूची भी जुड़ी रहती है। पहली सूची है कि संघ सूची, यानी पूरी जो शक्तियां हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया हमारे संविधान के अनुसार। तो पहली सूची उसमें संघ सूची है। इसमें लगभग 100 विषय दिए गए। विषय का मतलब ये नहीं कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस। विषय मतलब टॉपिक, जहां से पावर, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास है। तो संघ सूची में 100 विषय दिए गए, जैसे मुद्रा, करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, सुरक्षा, विदेश नीति, यानी वो सभी विषय जो केंद्र सरकार के लिए या पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, वो इस संघ सूची में आते हैं। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद दूसरी सूची दी गई है। दूसरी सूची है वो है राज्य सूची। राज्य सूची में कुल 61 विषय अभी अगर वर्तमान की बात करें कितने विषय? 61 विषय, 61 है। जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, स्थानीय सरकार इत्यादि। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, यानी कि इन विषयों पर राज्य सरकार अपने अनुसार कानून बना सकती है। उसके बाद तीसरी सूची दी गई संविधान में, वो है समवर्ती सूची। इसमें अभी वर्तमान में 52 विषय शामिल है, जैसे शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि। इन विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। संघ पर केंद्र सरकार, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन अगर टकराव हो, टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। मान लीजिए कि शिक्षा को लेकर के केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने अपना अलग कानून बना दिया, तो उस समय किसका कानून लागू होगा? केंद्र सरकार का। तो ये 3 सूचियां जो हमारे संविधान में दी गई। एक चौथी और सूची मानी जाती है जो संविधान में दी नहीं गई है, लेकिन अपने आप ये बन गई, जिसके बारे में बताया गया, वो है अवशेष सूची। अवशेष सूची का अर्थ है कि अगर कोई विषय ऊपर की उपरोक्त तीनों सूचियों में शामिल नहीं है तो वह अवशेष सूची का विषय होगा। जैसे साइबर लॉ है, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, ऑनलाइन ये जो धोखाधड़ी है, ये जो ऑनलाइन ठगी है, ये नहीं थी। तो अब साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ी तो वो किस में जाएगा? वो इस अवशेष सूची में आएगा।
और अवशेष सूची में जो भी विषय, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये इकट्ठा एक साथ भी पूछा जा सकता है और अलग अलग भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है। संघ सूची पर नोट लिखिए, राज्य सूची या समवर्ती सूची या अवशेष सूची पर एक नोट लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय सरकार एक तीसरी प्रकार की सरकार होती है हमारे देश में। तो इसका महत्व क्या है? पहला तो यह है कि स्थानीय सरकार के द्वारा आम लोगों की सरकार में भागीदारी संभव होती है, यानी आम लोग, अधिक से अधिक लोग हैं वो सरकार में भाग ले पाते हैं, उसका एक भाग बन पाते हैं। दूसरा, उन्हें भविष्य के नेता बनने की ट्रेनिंग भी मिलती है, प्रशिक्षण भी मिलता है, क्योंकि वो पंच चुने जाएंगे, सरपंच चुने जाएंगे या जो काउंसिल के मेंबर चुने जाते हैं, तो उनसे क्या मिलता है? ट्रेनिंग मिलेगी, धीरे धीरे ऐसे ही तो आगे बढ़ेंगे। तो पहला फायदा तो यह है। दूसरा इसका महत्व है कि स्थानीय सरकार के द्वारा देश का एक समान विकास संभव हो पाता है। पहले क्या होता था कि विकास है वो केवल गाँव तक पहुँचता ही नहीं था, केवल शहरों तक रह जाता था। अब गाँव तक भी विकास पहुँच रहा है, गाँव भी मॉडर्न हो रहे हैं। क्यों हो पा रहे हैं ये जो कॉलोनियाँ? क्योंकि स्थानीय सरकार के कारण, स्थानीय सरकार के पास शक्तियाँ भी है, आय भी है और विकास भी किया जाता है। तीसरा, स्थानीय सरकार के द्वारा विकास कार्य तेजी से और बेहतर हो पाते हैं। अब दिल्ली में बैठ करके अगर बिहार के किसी गांव के बारे में सोचा जाए कि वहाँ क्या ज़रूरी है, क्या उन्हें पता होगा? नहीं पता होगा। लेकिन वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसे पता होगा कि क्या पहले होना है और क्यों होना है। तो इसलिए विकास न केवल तेजी से होता है बल्कि बेहतर तरीके से हो पाता है। जो पहले प्राथमिकता है वो पहले कार्य होता है। चौथा है कि सरकार के द्वारा, इस जो स्थानीय सरकार है इसके द्वारा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है। जब आम लोग हैं उनके हाथ में बागडोर आई है तो पैसा सही जगह पर लगता भी है। पहले क्या होता था कि ऊपर से 1 रुपया चलता था और उसका 10 पैसा नीचे तक पहुंच पाता था, 90 पैसे गायब हो जाते थे, क्योंकि हिसाब लेने और देने वाला कोई नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंस रहेगी स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट की। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं, और उदाहरण सहित हमें बताना है कि संघवाद है क्या। तो संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं, 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं और इन सभी की शक्तियां अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे देश में सरकार के 3 सत्र हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और तीनों की शक्तियां अलग अलग है। तो भारत क्या है? एक संघीय देश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रश्न है वो कुछ और कह रहा है कि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं पर नहीं है, लेकिन भारतीय संघ संघों के सिद्धांत पर ही आधारित है, स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे प्रश्न है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत एक संघ है, आप कैसे कह सकते हो? तो हमें बताना कि भारत में संघ की सारी विशेषताएं हैं। तो भारत जो भारतीय संघ है उसमें वह सभी लक्षण है जो भारत को संघ बनाते हैं। जैसे भारत में सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्र हैं, है ना, 3 है। दूसरा कि यहाँ पर सभी प्रकार की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। नागरिक वही है जो संघ में होते हैं, जैसे आप सभी, हम सभी स्थानीय सरकार के भी नागरिक हैं, दिल्ली सरकार के भी नागरिक और केंद्रीय सरकार के भी नागरिक हैं, यानी तीनों प्रकार की सरकार के नागरिक हम एक ही हैं। तो ये भी विशेषता है। तीसरा ये कि सभी प्रकार की सरकारों की शक्तियाँ भी अलग अलग है, सभी प्रकार की सरकारों के आय के साधन हैं वो भी अलग अलग हैं। और पांचवा कि भारतीय संघ में एकल न्याय व्यवस्था, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है, जो भी संघ की विशेषता होती है। तो हमारे देश में सभी विशेषताएं हैं जो संघ की होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हम एक संघीय देश है, भले ही संविधान में संघ शब्द का प्रयोग ना किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1990 से पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो शायद समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने इसको आसानी से 3 चरणों में डिवाइड किया ताकि समझना आपके लिए आसान रहे। तो हम 1990 तक या उसके बाद तक 1947 से अब तक का जो संघ और राज्य सरकार है उनके संबंधों को 3 भागों में बांटा है। पहला चरण है, यह चरण 1947 से 1969 तक का काल था। ओके, 1947 टू 1969 तक का ये पीरियड है। केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी इस दौरान। ओके, केंद्र में भी कांग्रेस की थी शुरुआत में और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण आपसी तालमेल बेहतर था, क्योंकि जो ऊपर से बोल दिया वही होता था।
उसके बाद दूसरा जो चरण शुरू होता है वो था 1969 टू 1990 तक। इस दौरान केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, जबकि राज्यों में प्रांतीय दलों की सरकार थी। जो प्रांतीय दल, क्षेत्रीय दल है, उनकी सरकार आ गई थी। इस दौरान केंद्र और राज्य की सरकार है, उनके बीच में टकराव की स्थिति कई बार उत्पन्न हुई और कई बार केंद्र सरकार है उसने कानून या संविधान का दुरुपयोग भी किया, जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन इत्यादि लगाया गया। यानी कि इस दौरान ये जो चरण था उसमें टकराव रहा। उसके बाद 1990 के बाद के चरण की बात करें, ये तीसरा चरण है। ये दौर था गठबंधन का दौर। गठबंधन क्या होता है कि जब बहुत सारे दल मिलकर के साथ आते हैं सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं गठबंधन। तो इस गठबंधन के दौर में प्रांतीय दलों की भी भागीदारी थी, क्योंकि सरकार किसी एक पार्टी की नहीं थी, उनकी भी भागीदारी थी केंद्र सरकार में। अब दोबारा से आपसी संतुलन और तालमेल बेहतर हो गया था। यानी अब जो दौर चल रहा है वो गठबंधन का दौर है और इसमें केंद्र और राज्यों के संबंध है, हम अधिकांशतः ये कह सकते हैं कि मधुर है। तो ये 3 चरणों में हम बताएंगे, तो ये आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा अगर ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो। उसके बाद 6th क्वेश्चन दिया गया 1992 1992 के संवैधानिक प्रावधान जो है, संवैधानिक संशोधन है, उनकी व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। तो 1992 में ऐसा क्या हुआ था? 1992 से पहले भी स्थानीय सरकार थी, लेकिन नाम मात्र की थी, दिखावे भर के लिए थी। तो 1992 में क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया और स्थानीय सरकार को और ज्यादा मजबूत किया गया। तो इसमें क्या क्या हुआ ये हमें बताना है। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। तो इस संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ या 1992 के बाद क्या परिवर्तन आए ये हम बता रहे हैं। पहला कि अब स्थानीय स्वशासी जो निकाय हैं, स्थानीय सरकार है, उसके चुनाव नियमित रूप से करवाना अनिवार्य कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे चुनाव होते थे। अब फिक्स कर दिया 5 साल मतलब 5 साल। ओके। दूसरा जो बदलाव हुआ इसके बाद कि स्थानीय सरकारों में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों यानी कि SC, ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई ताकि उनकी भागीदारी भी बढ़ सके। तीसरा जो बदलाव हुआ 1992 के बाद कि कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। 1/3 मतलब 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। चौथा जो बदलाव किया गया 1992 के बाद कि वो ये था कि हर राज्य में स्थानीय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, क्योंकि पहले राज्य चुनाव आयोग नहीं होते थे। अब राज्य चुनाव आयोग है, उसका मुख्य काम यही था स्थानीय जो सरकार है उसका चुनाव सही हो, समय पर हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। पांचवा जो परिवर्तन आया कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को, स्थानीय सरकारों को देना पड़ा। उससे पहले स्थानीय सरकार होती भी थी तो ना तो उनके पास पैसा था ना शक्तियां थी, बस नाम के सरपंच बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो ये 5 बड़े बदलाव आए जिसके कारण स्थानीय सरकार है वो और ज़्यादा मजबूत हुई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 7th क्वेश्चन है जो आपकी NCERT बुक की बात करें तो उसमें काफ़ी लेंथी दिया गया, लेकिन कहीं पे कंक्लूजन नहीं निकल पाता होगा आपसे। यहाँ पे हमने आसान भाषा में करेंगे कि भारत की भाषा नीति क्या रही है। तो भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो काफ़ी सारे देशों ने कहा कि इतनी सारी भाषाएं हैं, देश के और टुकड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भारत की ये भाषा के ऊपर हमने कैसे इस मुद्दे को संभाला ये हमें बताना है। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ओके, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित जो भाषा है, शेड्यूल लैंग्वेज जिनको बोलते हैं, उनमें 21 अन्य भाषाएं शामिल है, यानी कि 22 भाषाएं हैं वो एक बराबर है। हमारे यहाँ पे हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, कामकाज की भाषा है। तो एक तो पहला तो हमने मसला सुलझाया कि हिंदी या कोई भी भाषा वो राष्ट्रभाषा नहीं होगी, तो विवाद खत्म हो गया। दूसरा ये कि हमने 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा माना है, यानी कि इनमें कहीं पर भी सरकारी कामकाज किया जा सकता है। उसके बाद हमने राज्यों को भी हमारी भाषा नीति में छूट दी कि उनकी अपनी राजकीय भाषाएं होंगी, हर राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा अलग हो सकती है। इसके साथ साथ हमने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग है वो राजकीय यानी कि सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जाना जारी रखा, इससे भी विवाद कम हुआ। और 5वां जो कदम था हमारी भाषा नीति का कि हमने त्रिभाषा सूत्र अपनाया। त्रिभाषा सूत्र का अर्थ था
कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। इससे भी विवाद उत्पन्न हुआ। तो ये हमारी भाषा नीति रही है जिसके कारण विवाद नहीं उत्पन्न हुए। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं अनुसूचित भाषा में शामिल की गई है। सभी राज्यों की अपनी राजकीय भाषा है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी सरकारी कार्यों के लिए किया जा सकता है। और त्रिभाषा सूत्र है, त्रिभाषा फॉर्मूला है, वो हमने अपनाया है और इससे हमारी भाषा नीति के कारण हमारा देश और ज़्यादा मजबूत हुआ है। उसके बाद 8th प्रश्न है, 8वां जो प्रश्न दिया गया इस वर्कशीट में, कि गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है। गठबंधन सरकार एक तरीके से लठबंधन सरकार होती है। गठबंधन सरकार क्या होती है ये हमें समझना है कि जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। इसे हम स्थानीय भाषा में खिचड़ी सरकार कह सकते हैं। जैसे एनडीए की गठबंधन सरकार अब देश में सत्तारूढ़ है, जो बीजेपी है वो एनडीए का हिस्सा है। ऐसे यूपीए है, ये कांग्रेस के नेतृत्व में एक और गठबंधन है। राज्यों में ज़्यादातर चुनाव होते हैं वो गठबंधन में हो रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे दल हैं, उनका भी दबदबा होता है, वोट बैंक होता है। तो गठबंधन सरकार क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं तो वो गठबंधन की सरकार होती है। ओके, तो केंद्र सरकार में गठबंधन की सरकार है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें गठबंधन की सरकार है। ऐसे बिहार में अब जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है। ओके, अब गठबंधन की सरकार में शक्तियों की साझेदारी कैसे होती है कि गठबंधन की सरकार में एक साझा कार्यक्रम तय करते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम रहेंगे कॉमन। ओके, और सरकार उसी प्रोग्राम के अनुसार चलाई जाती है सभी की, जो ताकि सब खुश रहें और सभी दलों की मांगों और इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। और इस प्रकार उस सरकार में सभी दलों की भागीदारी होती है और जिन जिन राज्यों से है वो दल, तो उन राज्यों की भी भागीदारी होती है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी होती है। उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया गया, पंचायती राज प्रणाली, जो पंचायती राज प्रणाली को हम स्थानीय शासन कहेंगे, उसकी 2 उपलब्धियां बतानी हमें और 2 कमियां बतानी है, 2 चुनौतियां बतानी है। उपलब्धियां तो ये रही है कि आम लोगों की सरकार में भागीदारी बढ़ी है, आम लोगों को सरकार में शामिल होने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला है। दूसरा जो उपलब्धि रही है कि इससे स्थानीय विकास में प्रगति हुई है, गांव बदले हैं, जो कॉलोनी पिछड़ी कॉलोनी थी वो बदली है, उनका रूप रंग सब कुछ बदल गया है। और भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार जो पहले ऊपर का ऊपर हो जाता था, डकार भी नहीं लेते थे, अब वो नीचे तक पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। चुनौतियां क्या है, अभी भी इसमें कमियां हैं। चुनौतियां पहली थी है कि स्थानीय सरकार को कम शक्तियां प्राप्त है, अधिकार अभी भी उतने नहीं प्राप्त हैं। दूसरा, धन अभाव की समस्या है, नीतियां तो बनती है लेकिन पैसा नहीं है। उसके बाद 10th प्रश्न दिया गया है, 10th क्वेश्चन है, जो हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है। स्पष्ट कीजिए कि हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की एक ऑफिशियल पॉलिसी है, कैसे हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो देश की आज़ादी के बाद पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक भाषा की ज़रूरत महसूस हुई थी कि एक भाषा होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त कोई एक भाषा नहीं थी। तो 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था, कामकाज की भाषा के तौर पर, क्योंकि उस वक्त और आज भी हिंदी भाषा है उसको बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, 40% से अधिक लोग हैं वो हिंदी भाषी है। सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि जब तक हिंदी का पूर्ण विकास नहीं हो पाता तब तक अंग्रेजी भाषा जारी रहेगी। हालांकि ये अंग्रेजी अब भी जारी है, हिंदी का विकास, पूर्ण विकास चाहे हो गया तो भी ये जारी है। तब से अब तक हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति रही है, यानी कि जब से हमने हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया है। और इस नीति का ही परिणाम है कि देश के हर कोने में हिंदी बोलने वाले, समझने वाले अब मौजूद हैं। और इसी भाषा का परिणाम है कि आप इंटरनेट के माध्यम से हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ। जो दूसरा सेगमेंट है हमारा इस वर्कशीट का, वो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। हमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है, समझना है। तो आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। और हमें अपने शब्दों में, पहला जो प्रश्न रहेगा इसका, अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं और शक्तियों का आपस में बंटवारा होता है, तो उसे हम बोलते हैं संघवाद। भारत एक संघीय देश है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं। ये संघात्मक का विपरीत होता है। ओके,
तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां सरकार का केवल एक ही सत्र होता है उसे एकात्मक शासन बोलते हैं। जैसे एक ही प्रकार की सरकार होती है नेपाल में, श्रीलंका में, क्योंकि ये छोटे छोटे देश है, तो यहाँ ये नहीं होता कि केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, यहाँ एक ही सरकार होती है, तो उसे बोलते हैं हम एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक सरकार। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि भारत संघीय सरकार का कौन सा रूप है, तो दो प्रकार के संघ होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो हम होल्डिंग टुगेदर में आते हैं, यानी साथ जोड़ कर रखना। पूरा देश एक देश है लेकिन हमने इसको राज्यों में विभाजित किया है, तो आप होल्डिंग टुगेदर अगर इंग्लिश में लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए, इसका सारांश हमें लिखना है, जिस्ट सार लिखना है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन में सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं जिनकी अपनी अपनी शक्तियां होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था के एकदम विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार का केवल एक ही सत्र होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था सामान्यतः छोटे देशों में पाई जाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन बहुत आसान थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको हमारी ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक प्रश्न रहेगा, आप उसका उत्तर कमेंट करके बता सकते हो कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।